व्यूवर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माउंट बैटन और उसके मुशीर और अख्तियारात। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। माउंट बैटन की उम्र इस वक्त 40 वर्ष थी। वह इंग्लिस्तान के शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। दूसरी आलमी जंग के दौरान वो जनूब मशरक़ी एशिया में इत्तेहादी फ़ौजों का सुप्रीम कमांडर रह चुका था। अपने फ़राइज़ की वजह आवरी में वो अक्सर दिल्ली आता जाता रहता था। यहाँ के हालात का अपने नुक्ता नज़र से तजिया कर सकता था। हुकूमत हिंदुस्तान के आला तरीन अफसरों से वाकफ़ियत पैदा कर सकता था। यहाँ आने से कुछ अरसा पहले वो सिंगापुर में नेहरू से मुलाकात करके उनकी मेज़बानी कर चुका था और उसने हुकूमत हिंद की ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ नेहरू को सिंगापुर में तकरीर की आज़ादी दे दी थी। इससे दोनों के दरमियान दोस्ती का आगाज़ हो चुका था। हकीकत ये थी कि माउंट बैटन एक खुद सर इंसान था। ज़बान से तो वो जमहूरियत का दम भरता था, लेकिन अमलन उनकी तबीयत में बदतरीन किस्म की अमरीत कूट कर भरी हुई थी। वो बातें बनाने का फ़न जानता था और लोगों को अपनी दिलकश गुफ्तगू से मुँह लेने की कोशिश करता, ये ख्याल करते हुए कि वायसराय का कसर ज़ाती स्टाफ उसकी शाहाना ज़रूरियात के लिए नाकाफ़ी होगा। वो इंग्लिस्तान से अपने साथ मुशीरों और मदाहों की एक फ़ौज लेकर आया। इनमें से दो के नाम ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। अव्वल लॉर्ड अस्मे, जो दौरान जंग बरतानिया का चीफ़ ऑफ स्टाफ रह चुका था। उसने आते ही इस बात पर इत्मीनान किया कि वो माउंट बैटन की हिंदू नवाज़ी के मुतालिक यहाँ के मुसलमानों को कोई इल्म न था। दूसरे शख्स का नाम कैम्पबेल जॉनसन था, जो उसका ताल्लुकात आमा का इंचार्ज था। माउंट बैटन ने आते ही वीपी मेनन को भी अपने मुशीरों में शामिल कर लिया। मेनन कहने को तो सरकारी मुलाजिम और ओहदे के लिहाज से हुकूमत का हिंद का दस्तूरी मुशीर था, लेकिन वल्लभ भाई पटेल के साथ उसके ताल्लुकात गहरे थे। वो हुकूमत के अंदर होते हुए कांग्रेस और जासूस और वायसराय के बरसर कांग्रेस का तर्जुमान बन गया। माउंट बैटन को उसे बरतानवी लेबर हुकूमत की तरफ से सबसे अहम हिदायत ये मिली थी, वो पाकिस्तान के मुतालबे को गैर मुअस्सर बना दे और मुल्क की तक़सीम से रोक दे। माउंट बैटन का तरीक़ाकार। लीडरों से मुलाकातें। 22 मार्च 1947 को यहाँ पहुँचते ही माउंट बैटन ने अहले सियासत से गुफ्त व शनीद का सिलसिला शुरू किया। वो कांग्रेसी लीडरों को बहुत ज़्यादा अहमियत देता था। उनकी बारी पहले आई। क़ायद आज़म के साथ उनकी पहली मुलाकात उसकी आमद के 14 दिन बाद हुई। माउंट बैटन को अपनी कामयाबी का बहुत यकीन था। वो समझता था कि मैं अपनी मंतक और अपनी ज़ाती जाज़बियत से मुतालबा पाकिस्तान को ख़त्म कर दूँगा। लेकिन क़ायद आज़म के साथ पहली मुलाकात में उसकी खुशफ़हमी रफ़ा हो गई। बरसों बाद उसने एक पब्लिक जलसे में बताया कि मुत्तहिदा पाकिस्तान के मुस्तक़बिल का मुतल्लिक़ पूरा पुरुम्मीद था, लेकिन इस मुलाकात में ही मेरा यकीन मुतज़लज़ल हो गया। माउंट बैटन के ख्वाहों और मदाहों ने इस सिलसिले में जो कुछ लिखा है, उनसे मालूम होता है कि वो कांग्रेस का बेहद तरफदार था और उसे क़ायद आज़म के साथ दिली बुग़्ज़ था। जल्द ही उसको मालूम हो गया कि मुल्क की तक़सीम नागुज़ीर है। कांग्रेस ने भी यही बात महसूस करते हुए माउंट बैटन की आमद से चंद दिन पहले बंगाल और पंजाब के सूबों में तक़सीम के हक़ में करारदाद पास कर दी थी। माउंट बैटन ने फिलफौर महसूस कर लिया कि कांग्रेस के लीडर बात की बोलियां बोल रहे हैं। गांधी ने अपनी सियासी पटारी से एक फरसुदा तजवीज़ निकाली कि मुल्क मुत्तहद रहे और क़ायद आज़म को उसका वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया जाए। जवाहरलाल नेहरू निहायत जोश व खरोश के साथ अखंड भारत का नारा लगाते रहे और कहते जाते कि पंजाब और बंगाल की तक़सीम वाली करारदाद से मुल्क की तक़सीम का जवाज़ साबित नहीं होता।
پٹیل اپنے دل میں تقسیم ملک کے قائل ہو چکے تھے، لیکن کبھی کبھار اپنی پارٹی کی دلجوئی کے لیے پاکستان کے خلاف بیان داغ دیتے تھے۔ آج تک اتنی، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔